मैंने अपने शौहर को जानबूझकर अपनी भाभी के पास भेजा था। मैं अपनी भाभी का सच जानना चाहती थी कि आखिर वो किस तरह मर्दों का इलाज करती है। जब से मुझे उनके इलाज के तरीके का पता चला था, मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी और उनके इलाज से जो कुछ हो रहा था वो भी यकीन करने के काबिल न था। जब खाला हमीदा ने भी मुझे भाभी के इलाज को लेकर वही बात बताई जो मैं कुछ लोगों से पहले भी सुन चुकी थी, तो मुझसे रहा ना गया और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस राज से पर्दा उठाकर रहूंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये फैसला मुझ पर कितना भारी पड़ने वाला है। मैंने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि मेरी भाभी किस तरह मर्दों का इलाज कर रही थी। मेरा नाम रूबीना है। मेरी शादी को 8 महीने होने वाले थे। हमारे माँ बाप बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मैं और मेरा भाई ही एक दूसरे का आसरा थे। भाई ने ही मेरी शादी करवाई थी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत तो खुश थी, लेकिन अपने भाई की तन्हाई का सोचती तो उदास हो जाती। भाई की तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपने भाई के घर रहने चली आई थी। मैंने सोचा था कि भाई से शादी की बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि अब अमरीन को विदा करवा कर घर ले आए, क्योंकि वो बचपन से ही भाई के नाम पर बैठी हुई थी। लेकिन मुझे मायके आए पहला ही दिन था। मेरा भाई सारा दिन पता नहीं कहाँ गुजार कर रात को घर लौटा तो वो तनहा नहीं था, बल्कि उसके साथ एक औरत थी जो चादर ओढ़ी हुई थी। भाई उसे लेकर घर में दाखिल हुआ तो मैं हैरत से भाई के साथ आने वाली औरत को देखने लगी। हमारा खाला हमीदा के सिवा दुनिया में और कोई नहीं था, तो भाई इतनी रात को किसे घर लाया था। भाई के चेहरे के हाव भाव बहुत अजीब हो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत डरे हुए हों। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। भाई ने बताया कि ये औरत उनकी बीवी है और भाई ने कुछ देर पहले ही उस औरत से शादी की है। मुझे लगा कि भाई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि भाई तो मेरी खाला की बेटी अमरीन से बहुत मोहब्बत करते थे और उन दोनों की मंगनी बचपन से हुई थी। तो फिर ये औरत कौन थी और भाई अचानक ही उससे शादी करके उसे क्यों हमारे घर लाए थे। मुझे लगा कि शायद कोई बहुत खूबसूरत होगी और इसीलिए भाई अमरीन को छोड़कर उसे विदा करवा कर ले आए होंगे। मैं भी अपने ससुराल से 2-4 दिन रहने के लिए ही भाई के पास आई थी, इसलिए मुझे भाई के मामलों के बारे में ज्यादा खबर नहीं थी। लेकिन जैसे ही उस औरत ने अपने चेहरे से चादर हटाई तो मेरी चीखें निकलते निकलते रह गई। वो एक गहरे रंग की सेहतमंद औरत थी जिसके चेहरे पर पूरी तरह झाइयां पड़ी हुई थी और उसे देखकर मैं पहली नजर में खौफ ज़दा हो गई थी। मैंने एक नजर अपने जवान खूबसूरत भाई पर डाली तो मुझे लगा कि शायद भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो अमरीन जैसी खूबसूरत और जवान लड़की को छोड़कर उस बड़ी उम्र की औरत को विदा करवा कर लाया है। मेरी शादी के बाद भाई बिल्कुल तनहा हो गया था और मैं यही सोचकर रहने के लिए भाई के पास आई थी कि भाई और अमरीन की शादी की बात को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन भाई ने तो मुझ पर आसमान गिरा दिया था। भाई कहने लगे कि तुम्हारी भाभी का नाम सलमा है और ये एक मशहूर हकीमा है। आज से ये इसी घर में रहेगी और घर के बाहर वाले कमरे में इसकी हकीमगिरी की दुकान खुलवा दूंगा। तुम भाभी को उसके कमरे में ले जाओ और मैं तुम्हारी भाभी का कुछ जरूरी सामान ले आता हूँ। ये कहकर भाई तो घर से बाहर चले गए, लेकिन मैं भाभी को देखकर अभी तक हैरान व परेशान खड़ी थी और कहने लगी, मुझे मेरे कमरे में भी ले जाएगी या यहीं पत्थर बनी खड़ी रहेगी। मैं जो अभी तक उनकी सूरत देखकर हैरान थी, उनकी आवाज सुनकर तो मुझे वाकई ही अपना भाई कोई दिमागी मरीज मालूम होने लगा, जो इस जवानी में ऐसी औरत को अपने लिए पसंद करके लाया था। लेकिन भाई का चेहरा बता रहा था जैसे उन्होंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी खौफ में आकर की हो। मैंने भाभी को भाई के कमरे में पहुंचा दिया और खुद भाई के लिए खाना तैयार करने लगी, क्योंकि भाई शाम से घर से बाहर था और अभी लौट कर आया था। मुझे लगा था कि वो दोस्तों में गया है, लेकिन वो तो मेरे लिए भाभी ही ले आया था। मैं खाना पकाकर निकली तो भाई वापस आ चुका था और घर के आंगन में बिजी था। मैंने भाई को आवाज दी और पूछा कि इतनी रात को आंगन में क्या कर रहे हैं, पहले खाना खा ले। भाई कहने लगे, तुम्हारी भाभी के सामान को ठिकाने लगा रहा हूँ। उनका सांस फूल रहा था। मैं फौरन उनके पास गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो आंगन में बहुत सारे खरगोश छोड़ रहे थे। इतने सारे खूबसूरत सफेद खरगोश देखकर मैं खुशी नहीं हैरान भी हुई कि भाभी के सामान में क्या सिर्फ ये खरगोश थे और इतने सारे खरगोश का भाभी क्या करेगी। मैंने हैरानी भरे अंदाज से भाई से पूछा कि क्या भाभी को खरगोश बहुत ज्यादा पसंद है, तो भाई मेरी शक्ल देखकर हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं, तुम्हारी भाभी को तो खरगोश से नफरत है। भाई की बात सुनकर मैं चौंक गई
और कहा कि जब उन्हें नफरत है तो फिर इतने सारे खरगोश क्यों पाले हुए हैं, और ये जो गंदगी करेंगे उसे कौन साफ करेगा। भाई उन खरगोशों को छोड़कर खड़े हुए और कहने लगे कि ये खरगोश तुम्हारी भाभी के इलाज में काम आते हैं और इनकी सफाई मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिक्र ना करो, मैं इनकी देखभाल कर लूंगा। भाई की बात सुनकर मैंने हैरत से पूछा कि भाभी क्या जानवरों की हकीमा है जो खरगोशों से इलाज करेगी। मेरी बात सुनते ही भाई ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और दबी आवाज में कहने लगे कि अपनी भाभी के हवाले से कोई ऐसी वैसी बात न करना, तुम्हारी भाभी को अगर कोई बात बुरी लगी तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तंग आकर भाई से कहा कि अगर ऐसी बात थी तो आपने इस औरत से शादी ही क्यों की। अच्छी खासी अमरीन आपकी हम उम्र, आपकी उमंग थी, अब हम खाला को क्या कहेंगे, वो तो हमसे संबंध तोड़ देगी। अमरीन के नाम पर भाई के चेहरे का रंग बदल गया और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा भाई किसी तकलीफ में हो और मुझसे ये बात छुपाना चाहता हो। मैं पूरे 4 महीने बाद भाई के पास रुकने के लिए आई थी और सोचा था कि अपने भाई से ढेर सारी बातें करूंगी, उनकी और अमरीन की शादी की तारीख तय करूंगी और जल्द ही उनकी जिंदगी में खुशियां और रौनक होगी। लेकिन यहाँ पहुंचकर तो मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। भाई ने तो पहले ही मेरे लिए भाभी का इंतजाम कर रखा था और मुझे ऐसा झटका दिया था कि मैं अभी तक समझ नहीं पाई थी। भाभी न सिर्फ उम्र में भाई से बड़ी थी बल्कि किसी लिहाज से भी उनकी कोई जोड़ी नहीं थी। मैंने भाई भाभी के कमरे में ही उनका खाना पहुंचा दिया और खुद अकेले ही बैठकर खाना खाने लगी। अब मेरा यहाँ और ज्यादा रुकने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ जिस इरादे से आई थी अब वो काम तो होना नहीं था, इसलिए मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा भी नहीं था। भाई भाभी की नई नई शादी थी और मैं उन दोनों को एक साथ वक्त गुजारने का मौका देना चाहती थी। मैंने अपने शौहर सुहेल को फोन मिलाया और कह दिया कि वो सुबह सवेरे ही मुझे लेने के लिए आ जाए। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गए कि मैं 4 दिन के लिए गई थी, इतनी जल्दी क्यों लौट कर आ रही हूँ। मैंने उन्हें सरसरी तौर पर भाई की शादी से आगाह कर दिया था। ये खबर उनके लिए भी चौंका देने वाली थी, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही सीधा साधा था और उससे पसंद की शादी की उम्मीद हमें हरगिज भी नहीं थी। सुबह जब सुहेल मुझे लेने के लिए आए तो भाभी को देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। भाभी सुहेल के साथ बहुत अच्छी तरह से मिली थी और ये सुनकर कि मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि मैं दोबारा आ जाऊंगी। सारा रास्ता सुहेल मुझसे भाभी के हवाले से सवाल पूछते रहे, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती। मुझे तो खुद भी पता नहीं था कि वो किस खानदान से है और भाई को कहाँ मिली थी। भाई ने रातों रात उनसे शादी क्यों की और अमरीन जिसे वो बहुत पसंद करते थे उसे कैसे भूल गए। खैर, मैं अपने घर लौट आई थी, लेकिन दिलो दिमाग मायके में ही रह गया था। मैंने सोचा था कि भाई को किसी दिन घर बुलाकर भाभी के हवाले से सुकून से बात करूंगी, लेकिन वो मौका आने से पहले ही अजीबोगरीब बातें मेरे कानों में पड़ने लगी, जिन्हें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी खाला 2 दिन बाद ही मेरे घर चली आई थी और वो इस कदर गुस्से में थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। उन्होंने एक जगह बखेड़ा कर दिया था कि मैंने और मेरे भाई ने उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है और खुदा कभी हमें माफ नहीं करेगा। मैंने खाला को लाख यकीन दिलाने की कोशिश की कि मुझे भी भाई की शादी के बारे में उनकी शादी के बाद ही पता चला, लेकिन खाला तो ये बात मानने को राजी ही नहीं थी। उन्होंने मेरी सास के घर जाकर उनके आगे भी इतना रोना डाला कि मेरी सास भी मुझे आजकल अजीबोगरीब नजरों से देख रही थी। मेरे सारे ससुराल में मेरी इज्जत खाक में मिल गई थी। मेरी सास जब भी मिलने के लिए हमारे घर आती, वो भाभी के हवाले से अजीब अजीब तरह के सवाल शुरू कर देती। तुम्हारी भाभी कौन है, उसका संबंध किस खानदान से है, तुम्हारा भाई उसे कहाँ से उठाकर लाया है, और पता नहीं क्या क्या पूछती। मैं सबसे मुंह छुपाकर ऐसे अपने घर में बैठ गई थी जैसे सारा कसूर मेरा हो। मैंने सोच लिया था कि मैं भाई के पास जाकर उनसे पूछूंगी कि आखिर इस शादी को करने की क्या जरूरत पेश आ गई थी, जिसकी वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी भी मुश्किल हो गई थी। दोपहर के वक्त में यही सोचकर घर से निकली और जब अपने भाई के दरवाजे पर पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि भाभी की दुकान के बाहर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि यहाँ सिर्फ मर्दों का इलाज किया जाता है, और वो भी पूरी राजदारी के साथ। ये पढ़कर मैं हैरान रह गई कि भाभी आखिर ऐसी कौन सी हकीम है जो औरत होकर औरतों का इलाज नहीं कर सकती, और मर्दों का भी ऐसा कौन सा इलाज करती है जो उन्हें राजदारी की जरूरत पेश आती है। मैं घर में दाखिल हुई तो भाभी अपनी दुकान में बैठी हुई थी और उनके सामने कोई मर्द बैठा हुआ था, वो उसके साथ बिजी थी। मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो वो उसे खरगोश का मीट खाने के लिए दे रही थी और साथ ही उनके हाथ में 3 अंडे भी थे।
मैं हैरत से भाभी के अजीबोगरीब इलाज को देखने लगी, जो मेरी समझ से तो बाहर था। भाभी उसे इलाज का तरीका समझा रही थी। मैं अंदर आकर बैठ गई और भाभी का इंतजार करने लगी। काफी देर के इंतजार के बाद भी भाई घर न आया तो मैं मायूस होकर वापस लौट आई। लेकिन सारा रास्ता यही सोचती रही कि खरगोश के मीट और अंडों से कौन सा इलाज होता है। भाई ने पता नहीं कहां से इस मुसीबत को हमारे सर लाकर मुसल्लत कर दिया था, क्योंकि उसकी वजह से मैं सुहेल की माँ की नजरों में भी बुरी बन गई थी और मेरी जेठानी और देवरानी भी मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। और फिर एक दिन मैं अपने ससुराल गई तो उसी वक्त मेरी देवरानी बाजार से लौटी। उसने मुझे एक अलग ही किस्सा सुना दिया। वो बड़े मजे ले लेकर मेरी सास के सामने कहने लगी कि तुम्हारी भाभी तो जिस मर्द का इलाज शुरू करती है उसकी पत्नी उसी रात घर छोड़कर भाग जाती है। आखिर ऐसा भी कौन सा इलाज हो रहा है जो औरतों से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अपनी देवरानी की बातें सुनकर मैं शर्म से जमीन में गड़ गई थी। पता नहीं उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी, लेकिन जो भी था मेरी भाभी की वजह से हमारी बदनामी जरूर हो रही थी। मैंने अपने भाई को फोन लगाया तो मेरे भाई ने मेरा फोन भी नहीं उठाया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा भाई तो रातों रात बदल गया था। उसकी शादी को महीना भी नहीं हुआ था और मैंने कई लोगों के मुंह से ये बात सुन ली थी कि मेरी भाभी का इलाज तो बहुत ही अजीब है। शुरू में मुझे लगा कि शायद इत्तेफाक से ऐसा हुआ होगा, लेकिन मेरी सास को भी कुछ औरतों ने आकर ये बात बताई तो मुझे भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने भाभी के इलाज की सच्चाई जानने के लिए अपने पति को इस बात पर राजी कर लिया कि वो भाभी के पास जाए और उनसे इलाज करवाए। सुहेल कहने लगे कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम्हारी भाभी मेरा चेहरा पहचानती है। मैंने सुहेल से कहा कि वो मास्क लगा ले और किसी भी सूरत भाभी के सामने मास्क न हटाए। भाभी को हरगिज भी पता नहीं चलेगा। मेरी बात मानकर सुहेल भाभी के पास चले गए और जब 1 घंटे बाद लौट कर आए तो उनके हाथ में 3 अंडे थे। खरगोश का मीट भाभी ने उन्हें खिलाकर भेजा था, जिसे उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना चेहरा छुपाकर खाया था। भाई कहने लगे, तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी हकीम मालूम होती है। उन्होंने न सिर्फ बहुत अच्छी तरह बात की बल्कि अंडे खाने का तरीका भी बताया। ये अंडे खाने से मर्दाना कमजोरी में कमी होगी और जिस्म के दर्द में भी बहुत फर्क पड़ेगा। और भाभी ने खासकर ये भी कहा है कि पत्नी बहुत ज्यादा खुश होगी। मैंने सुहेल को सख्त अंदाज में कहा कि उन्हें अंडे खाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सुहेल कहने लगे कि भला अंडे खाने से क्या हो जाएगा। उन्होंने अपनी मर्जी से वो तीनों अंडे खा लिए और मेरे साथ ही सोने के लिए लेट गए। सुहेल के साथ साथ मुझे भी गहरी नींद लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं अपने घर में मौजूद नहीं थी बल्कि मैं रात के इस पहर कहाँ थी मुझे खुद भी मालूम नहीं था। यह अंधेरा सा कमरा था जहां मैं परेशान हाल बैठी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये कोई ख्वाब है या हकीकत। और जब मैं पूरी तरह अपने होशो हवास में लौट आई तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई में अपने घर में नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर थी, जहां शायद मेरे सिवा और कोई नहीं था। कुछ ही देर गुजरी कि एक अजीब सा लंबा चौड़ा मर्द कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर हंसते हुए कहने लगा कि सलमा के होते हुए हमारा काम कभी खत्म नहीं हो सकता। उस आदमी के मुंह से अपनी भाभी का नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, यानी मेरा यहाँ होना मेरी भाभी की वजह से था। मैंने फौरन उससे पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। वो आदमी हंसते हुए कहने लगा कि इतनी भी क्या जल्दी है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब तो तुम्हें सुकून से हमारे पास ही रहना है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैंने गुस्से में कहा कि मेरा पति मुझे तलाश कर रहा होगा, तुम मुझे वापस मेरे घर भिजवा दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो आदमी कहने लगा कि तुम्हारा पति तुम्हें कभी तलाश नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नजर में तुम अपने किसी आशिक के साथ अपनी मर्जी से घर छोड़कर फरार हुई हो। वो कुछ दिन तुम्हारी याद में रोएगा और फिर तुम पर मिट्टी डाल देगा और तुम्हारा असल ठिकाना यहाँ है। मैं जान गई थी कि मेरी भाभी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है और औरतों के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है, लेकिन वो ये सब क्यों कर रही थी और मेरा भाई क्यों खामोश था, मैं जान नहीं पाई थी। उससे पहले कि मैं कुछ और सवाल पूछती या कोई हंगामा खड़ा करती तो उस आदमी ने मेरे बाजू में एक इंजेक्शन लगा दिया और मैं दोबारा अपने होश खो बैठी। और फिर जब मुझे होश आया तो मेरा भाई मेरे सामने खड़ा था, जिसे देखकर मैं जोरों कतार रोने लगी थी। मैंने अपने भाई से रोते हुए पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो आपने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया। मेरा भाई कहने लगा, तू फिक्र न कर, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने आया हूँ। थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शोहर कुछ पुलिस वालों के साथ अंदर दाखिल हो गया। सुहेल को देखकर मेरी जान में जान आई थी।
मेरा भाई और सुहेल ने मिलकर मुझे इस कैद खाने से आजाद करवा लिया था। मैं सुहेल के गले लगकर बहुत रोई थी। सुहेल मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे भाई के घर ले आया था और यहाँ आकर भाई ने मुझे एक ऐसी सच्चाई सुनाई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। भाई ने भाभी से बहुत मजबूरी में शादी की थी। दरअसल मेरा भाई कुछ दिनों से बीमार था और अपने दोस्त के बताने पर वो भाभी के पास इलाज के लिए चला गया था, लेकिन उसे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि भाभी किस तरह इलाज करती है। भाभी ने हर मरीज की तरह भाई को भी खरगोश का मीट खिलाया और 3 अंडे खाने के लिए दिए, जिसे भाई ने उसी तरह से खा लिया जैसे कि भाभी ने बताया था। अंडे खाने के बाद भाई की तबीयत बहुत ज्यादा अजीब सी हो गई और भाई बहुत ज्यादा गहरी नींद सो गए। दरअसल भाभी काले जादू की माहिर थी और वो तीनों अंडे और खरगोश का मीट उनकी पढ़ाई किए हुए थे। वो मीट खिलाकर भाभी न सिर्फ मर्दों को अपने बस में कर लेती, बल्कि अंडे खाने के बाद मर्द वही सब कुछ करते जो भाभी चाहती थी। भाभी एक बहुत बड़े गिरोह के साथ काम कर रही थी और वो गिरोह बिन शादीशुदा जवान मर्दों की गंदी वीडियो बनाता था और उन्हें बाजार में महंगे दामों बेचा करता था और शादीशुदा मर्दों को भाभी अपने काले जादू से गहरी नींद सुला दिया करती और उनकी बीवियों को उसी गंदे काम के लिए अगवा कर लिया जाता था। भाभी ने भाई को भी अपने जादू के असर में इसलिए किया था ताकि वो उनकी वीडियोज भी हासिल कर सके, लेकिन भाभी को भाई से मोहब्बत हो गई थी क्योंकि भाई बहुत जवान और खूबसूरत था। इसलिए उन्होंने भाई की वीडियोज बेचने की बजाय उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे शादी कर ली। वैसे भी भाभी को अपना पुराना इलाका छोड़कर किसी नई जगह जाना था क्योंकि वहां भाभी के काले कारनामों की हवा फैलने लगी थी। भाई ने बहुत मजबूरी में भाभी से शादी की थी, जबकि भाभी किसी भी तरह ना ही भाई के लायक थी और ना ही भाई को उनसे मोहब्बत थी। उनके दिल में तो हमेशा से अमरीन की मोहब्बत रही थी। भाई भाभी के आगे बेबस और लाचार थे, इसलिए वो न सिर्फ भाभी को विदा करके घर लाए बल्कि उन्हें हकीम की दुकान भी खोल कर दी। भाई जानते थे कि भाभी ऐसा गंदा काम करती है, लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने की वजह से खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब सुहेल को वो अंडे खाकर बेहोशी हुई और सुबह उठने पर मेरा वो खत मिला जिसके तहत मैं किसी और के साथ भाग रही थी, तो वो समझ गए कि दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही मेरी भाभी के कारनामों का पता चल चुका था और उन्हें इस बात का यकीन था कि मैं किसी और के साथ फरार हो ही नहीं सकती। तो सुहेल ने खामोश बैठने की बजाय फौरन मेरे भाई को सारी बात बता दी। भाई को तो पहले से ही भाभी के बारे में सब कुछ मालूम था, इसलिए उन्होंने भाभी पर दबाव डाला कि वो मुझे आजाद करे, लेकिन भाभी साफ मुकर गई। पहले भाई अपनी इज्जत की वजह से खामोश थे, लेकिन जब बात मेरी इज्जत पर आई तो वो खामोश न रह सका और उन्होंने पुलिस को सारी हकीकत बता दी। पुलिस ने न सिर्फ भाभी को गिरफ्तार किया बल्कि उनसे कुछ ही घंटों में सारा कुछ उगलवा दिया। भाभी का पूरा गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया था और मेरे साथ साथ ऐसी बहुत सी औरतों को आजाद करवा लिया गया था जिनके पति उन्हें चरित्रहीन जानकर खामोश बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने बताया था कि मेरी भाभी एक दूसरे देश के गिरोह के साथ संबंध रखती थी और यहाँ की सभी वीडियोज बाहर देशों में हजारों डॉलर में बेचा करती थी। ये भाभी के काले जादू का नतीजा था। उनकी आंखों में जो अजीब सी चमक थी उसकी वजह मुझे अब समझ आई थी। भाई और मैं मिलकर खाला के घर गए थे और हमने न सिर्फ उनसे माफी मांगी थी बल्कि उन्हें पूरा सच बताकर दोबारा से अमरीन का रिश्ता भी मांग लिया था। खाला दोबारा भाई और अमरीन का रिश्ता जोड़ने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन जब अमरीन ने कहा कि उसे कोई ऐतराज नहीं है तो खाला खामोश हो गई। हमने सादगी से भाई और अमरीन की शादी करवा दी थी। आज वो दोनों एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सलमा ने न जाने कितने मर्दों का घर उजाड़ा होगा, कितने ही लोग अपनी पत्नियों को चरित्रहीन समझ बैठे होंगे और वो सारी वीडियोज जो अब तक सलमा ने उन गिरोह को बेची थी वो पता नहीं दुनिया के किस किस हिस्से में देखी जा चुकी होगी। अक्सर मर्द अपनी बीमारियों को छुपाने के लिए और अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे छोटे मोटे हकीमों के पास जाया करते हैं, जहां ना तजुर्बाकार हकीम न सिर्फ उनकी जिंदगी के साथ खेलते हैं बल्कि उन्हें दूसरी बीमारियों में भी डाल देते हैं। मर्द भी उस नीली छतरी वाले के ही बनाए हुए हैं और वो भी बीमार हो सकते हैं। इसमें ना ही छुपाने वाली कोई बात है और ना ही शर्मिंदा होने वाली। किसी सही डॉक्टर से ही अपने मसले का इलाज करवाना किसी भी मर्द के हक में बेहतर है। ऐसे धोखेबाज हकीमों और डॉक्टरों से होशियार रहें जिनके पास ना ही कोई डिग्री है और ना ही तजुर्बा, लेकिन वो आपकी जिंदगी से खेलने का पूरा हक रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में?
कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।